Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article हम बात करेंगे पुतिन की इंडिया विजिट के बारे में, देन माइक्रोब्स और लो पीएच सीमेंट का क्या असर होता है न्यूक्लियर वेस्ट के ऊपर, इसके बारे में जानेंगे। देन हम एक सेस बिल के बारे में जानेंगे, सेस क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी से इसका क्या लेना देना है वो समझेंगे। देन हम रेपो रेट कट के बारे में समझेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है ये, एंड यहाँ पे गोल्डी लॉक मोमेंटम क्या होता है हम इसको समझेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली पुतिन इंडिया के विजिट पे आए थे। अब पूरी वेस्टर्न मीडिया की इसके ऊपर नजरें गड़ी हुई थी कि क्या मेजर एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच में अभी होते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें इस विजिट की, तो ये एक्सेप्शनल प्रोटोकॉल्स आपको यहाँ पे देखने को मिले, जहाँ पे रेड कारपेट से इनका वेलकम किया गया, प्राइवेट डिनर हुए, एंड एक ये चीज हमने शोकेस करने की कोशिश की कि भैया हम वेस्ट के जो दबाव है उसके आगे झुकने वाले नहीं है। हमारा स्टैंड आज भी यही है कि कोई एक्सटर्नल पावर के पास कोई वीटो नहीं है कि हम किसके साथ पार्टनरशिप करें। हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट के ऊपर आज भी अडिग है। दूसरी बात ये आती है कि हमने कोई मेजर यहां पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की है, लाइक कोई एग्रीमेंट नहीं किया, एंड ना ही कोई मेजर डिफेंस या ऑयल डील यहां पे की है, बिकॉज हम ये भी नहीं चाहते थे कि हम वेस्ट को प्रवोक करें। मतलब एक तरफ हमने एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, ना तो हम ये चाहते हैं कि हम वेस्ट के आगे वीक शो करें अपने आप को, और दूसरी तरफ हम ये भी नहीं चाहते कि हम वेस्ट को प्रोवोक करें कि वो हमारे ऊपर और एडिशनल सैंक्शन इंपोज करे। तो हमने यहां पे एक रोड मैप दिया जहां पे हमने कहा कि हम रशिया के साथ $100 बिलियन की ट्रेड करने वाले 2030 तक। ऑल्दो ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि एक ट्रेड इम्बैलेंस रहता है। जैसे अगर हम अभी की बात करें, रफली 64-65 बिलियन डॉलर की हमारी रशिया के साथ ट्रेड है, जिसमें से $60 बिलियन की हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर हो गया या ऑयल हो गया। ऑन द अदर हैंड हम रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ $5 बिलियन के आसपास। तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक इंबैलेंस देखने को मिलता है। अगर ये 100 बिलियन डॉलर हो भी गया तो इंडिया के लिए थोड़ा रिस्क वाला बात ये रहेगा कि ये इंबैलेंस कहीं ना कहीं इंडिया के बीओपी के लिए खतरा रहेगा। देन डिफेंस और न्यूक्लियर कॉपरेशन पे हमने कोई बड़ी हेडलाइन ग्रैबिंग कोई भी डील नहीं की है। हाँ, S-400 की अनाउंसमेंट यहाँ पे लाइक कोई नई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। जो पुरानी डील थी उसको कंटिन्यू किया गया कि उसको हम यहाँ पे लाइक आप ये कह सकते हो कि अभी भी उसी को कंटिन्यू करेंगे, ताकि हम काटसा, जो जैसे आपका यूएस का एक एक्ट है जो कि इंपोज किया जाता है कि जो यूएस के अगेंस्ट जो कंट्रीज खड़े हुए हैं उसके साथ कोई ट्रेड करता है तो उनके ऊपर सैंक्शन इंपोज करने के लिए यूएस यूज करता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने सिर्फ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस किया है, बाकी कोई नया प्रोजेक्ट अपने आप से शुरू नहीं किया। हाँ, यहाँ पर लेबर मोबिलिटी का एक एग्रीमेंट हमने साइन किया, जिसमें हमारा फोकस है कि भाई ठीक है, कंस्ट्रक्शन और आपकी जैसे लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज रहती है रशिया के अंदर, हम उसके लिए यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ताकि हमारे पास भी रेमिटेंसेस आए। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के ऊपर, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, तो हम यूरिया प्लांट को रशिया के अंदर बिल्ड करेंगे, उसके ऊपर फोकस है। कनेक्टिविटी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन के अंदर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर एंड आप कह सकते हो चाइना व्लादिवोस्तिक मैरीटाइम टाइम कॉर्पोरेशन, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। मोर ओवर एनर्जी और ऑयल के अंदर कोई भी नया प्रोजेक्ट हमने अभी अनाउंस नहीं किया। अब देखो, वैसे भी यूएस हमसे बहुत नाराज चल रहा है, तो हम नहीं चाहते थे कि यूएस को और नाराज किया जाए। तो यूएस और उसके अलाइज जो हैं ये सैंक्शंस को और ज्यादा टाइट कर रहे हैं रशिया के ऊपर, ताकि यूक्रेन वॉर के लिए रशिया को बातचीत के लिए हम प्रमोट कर सकें, यानी बातचीत के लिए टेबल पे ला सकें। 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे ऊपर पहले ही जो 25% का टैरिफ लगा रखा था, उसके अबव एडिशनल 25% का और टैरिफ लगा दिया। तो टोटल ये टैरिफ हो चुका है 50%। अगर हम और ज्यादा यहां पर ऑयल कहीं ना कहीं इनसे खरीदते तो प्रॉब्लम रहती। तो अभी ऑयल के इंपोर्ट की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 38% का आपको डाउन साइजिंग देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि एक रफली एक सिनेरियो हमने ऐसा क्रिएट किया कि हम रशिया को भी नाराज ना करें एंड कहीं ना कहीं हम यूएस को भी नाराज नहीं करना चाहते। अब रशिया को नाराज क्यों नहीं करना है? देखो, अगर हम बात करें रशिया की, तो मेजर पॉलिटिकल इशू चाहे कश्मीर हो, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हो,
इसमें हमेशा रशिया ने हमारा सपोर्ट किया। कोल्ड वॉर के टाइम से ही रशिया और उस समय का सोवियत यूनियन जो हुआ करता था, मतलब दोनों एक ही हैं, तो इनके साथ हमारे रिलेशंस काफी अच्छे रहे। डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस एंड पॉलिटिकल सपोर्ट इन्होंने हमेशा हमें प्रोवाइड किया। एंड आज भी आधे से ज्यादा इंडिया की मिलिट्री इन्वेंट्री रशियन मेड है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि रशिया के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नेचुरल है। अभी अगर हम बात करें तो क्या हम कर सकते हैं जिससे आने वाले समय में चीजें और ज्यादा नॉर्मलाइज हो, तो पहली बात तो यह है कि ट्रेड बास्केट को और ज्यादा हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, जहां पर हम इंडिया के एक्सपोर्ट को खासकर फार्मा, इंजीनियरिंग एंड सर्विस सेक्टर में बूस्ट करें, ताकि ट्रेड इम्बैलेंस को हम कम कर सकें। देन हमें रीबैलेंस करना होगा अपनी एनर्जी टाइप को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई आगे रशिया के ऊपर एकदम से सैंक्शन इंपोज हो और उससे हमें प्रॉब्लम हो। तो हम ऑयल और फर्टिलाइजर के लिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि कैसे हम थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सके अपनी बास्केट को, ताकि अगर कल को कोई परेशानी हो तो हम डाइवर्ट कर सके अपनी एनर्जी सप्लाईज को। देन हमें जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको और ज्यादा तेज करने की यहाँ पे जरूरत है। एंड कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जो कि हमारा मेन मकसद है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि रशिया के साथ अगर हम इतने डीपली कनेक्टेड हैं तो एट द सेम टाइम हम यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ भी अपने रिलेशंस को स्मूथ मेंटेन रखें। देन लास्ट में पेमेंट मैकेनिज्म की एक प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि स्विफ्ट का पार्ट नहीं है आपका रशिया। तो मैं ये कहता हूं कि हमें रशिया के साथ जो करेंसी है उसको लेके एक प्रॉब्लम जो हमारी चल रही है कि किस तरह से ट्रेड करें, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल। देखिए, न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आए साल हम 2 लाख मीटर क्यूब के आसपास ये न्यूक्लियर वेस्ट को जनरेट करते हैं। अब ये जो वेस्ट है कहीं ना कहीं हाईली रेडियो एक्टिव है, एंड इसको डिस्पोज ऑफ करना साइंटिफिक वे में बहुत जरूरी है, जिसमें लॉन्ग टर्म आइसोलेशन की जरूरत पड़ती है। अब इसके लिए हर कंट्री को जियोलॉजिकल डिस्पोजल फैसिलिटी को क्रिएट करना होता है, जिसमें एक स्टील का कनस्तर बनाया जाता है, उसके साइड्स में हम क्ले सीमेंट्स वगैरह भर देते हैं, ताकि किसी भी तरह से लीकेजेस आपकी ग्राउंड को इंपैक्ट ना करे, ग्राउंड वाटर को इंपैक्ट ना करे, एंड जो सॉइल के अंदर लाइफ होती है उसको इंपैक्ट ना करे। अब कहते हैं जनरली जो आपका सीमेंट होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, जहां पे पीएच उसका 13 के आसपास होता है। बट अगर हम लो पीएच के सीमेंट को यूज करें तो इसके कुछ बेनिफिट देखने को मिले, ऑल्दो यूरोप में पहले से ही इस चीज को प्रैक्टिस में यूज किया जाता है। तो कहते हैं कि भाई इसमें जो अंडरग्राउंड माइक्रोबायोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेंथन करता है सीमेंट को, उसके अंदर जो पोर्स होते हैं उनको फिल करता है, जिससे जो गैस की लीकेज है वो कम हो जाती है। तो कहते हैं कि भाई इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, कहते हैं हमने यहाँ पे कुछ सैंपल क्रिएट किए जो लो पीएच सीमेंट के थे, और इसमें अंडरग्राउंड जो असेंबली होती है उसको हमने क्रिएट किया। अब इसमें क्या रहा कि हमने डिफरेंट पीएच लेवल को यहाँ पे लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन को यहाँ पे लिया, एंड गैसेस, हेड स्पेस, इन सब को हमने चेंज करके देखा। मतलब सिनेरियो ये रहा कि अलग अलग एनवायरनमेंट को हमने यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश की। अब इसमें यह देखने को मिला कि जहां पर भी आपको ज्यादा कार्बन देखने को मिलता है या एनॉक्सी निश देखने को मिलता है, तो वहां पे आपके कार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि कैल्साइट आपका क्रिएट होता है, एंड ये कैल्साइट आपकी जो सीमेंट की पोर्सिटी है उसको कम कर देती है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें पोटेंशियली इसमें नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहता है कि कुछ गैसेस ऐसे क्रिएट होती है जैसे हाइड्रोजन, कार्बन एंड मीथेन। तो कहते हैं कि भाई ये प्रेशर बिल्ड करती है, जिससे क्रैक आने की चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। एक तरफ ये पोर्सिटी आपकी कम करके लीकेजेस के चांसेस कम कर रही है, बट दूसरी तरफ ये क्रैक भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इस बात को भी हमें समझना होगा। तो कहते हैं कि भाई अभी ये जो मॉडल है, इस मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पहली प्रॉब्लम ये है कि आपने ठीक है लो पीएच के ऊपर फोकस किया, वो एक इंजीनियरिंग सोल्यूशन है, बट उसके साथ साथ जियोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर भी आपको फोकस करना होगा। ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा या एक ही तरह की आपको जियोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिलेगी। अब कंडीशन चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चीजों को यहाँ पे चेंज करना चाहिए। देन हजार्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो माइक्रोबियल कोरेजन है, मतलब जो आप कह सकते हो कि क्रोजन है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, गैस फॉर्मेशन आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें यहां पे सिस्टमैटिकली ठीक ये सोचने की जरूरत है कि ठीक है बैरियर की परफॉर्मेंस कुछ हद तक अच्छी हो रही है,
बट क्या इसमें और कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं? देन ये मॉडल जो है वो ओवर सिंप्लीफाइड है कि नेचर में ऐसा नहीं है कि बहुत सब कुछ इतना सिंपल होता है। आप 10,000 या 1 लाख साल की बात कर रहे हैं जहां पे आप इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेफ क्रिएट करना चाहते हैं। तो उस केसेस में अगर हम बात करें तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत छोटे टाइम के लिए कंडक्ट किए गए। तो 1,000 सालों में, 10,000 सालों में या 1 लाख साल में क्या इसका रिएक्शन रहेगा, उस चीज को अभी हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। यहाँ पे कहते हैं कि भाई देखो, इंडिया के पास अभी मौका है क्योंकि इंडिया ने अभी कोई भी जीडीएफ को क्रिएट नहीं किया। अब यहाँ पे आप अपनी गाइडलाइंस को कहीं ना कहीं बेटर कर सकते हैं। अंडरग्राउंड माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। आप क्लियर क्राइटेरिया मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी गैस जनरेशन एक्सेप्टेड है, क्या प्रेशर एक्सपेक्टेड है। देन लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजी को आप बिल्ड कर सकते हो जिससे आप बेटर प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रस्ट के ऊपर भी फोकस करना होगा क्योंकि हम सिर्फ अभी की जनरेशन की नहीं, फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचें तो हमें वर्स्ट केस सिनेरियो को भी यहाँ पे इमेजिन करना होगा कि किस तरह से हम इस चीज को और बेटर डिजाइन कर सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है आपका कोर रहेगा डिजाइन पैरामीटर के अंदर। बट आपको ये भी समझना होगा कि अंडरग्राउंड आपको सर्वेस कंडक्ट करने पड़ेंगे साइट स्पेसिफिक, जिसके बेसिस पे आप माइक्रोबायोलॉजी को समझ सके और उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को डिजाइन कर सके। मोर ओवर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं जहां पर डाटा शेयरिंग हो सकती है एंड इससे आप कुछ बेटर रिजल्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल की, सेस बिल की। देखिए यहां पे सेस आपको समझना होगा जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब ये डिविजिबल पूल का पार्ट है। अब ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप गलत है। देखिए डिविजिबल पूल क्या होता है, जहां पे सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा डिवाइड होगा। बट सेस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है और इसका ज्यादातर हिस्सा पैसा अगर सेंटर यहां पे स्टेट के साथ नहीं शेयर करना चाहता तो इट्स अप टू देम। तभी कई बार फेडरलिज्म के अंदर सेस को आप ये कह सकते हो कि क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि यहां पे सेस जो है वो डिविजिबल पूल को और कम कर देता है। तो यहां गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई जो भी कंपनीज पान मसाला की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है हम उनसे कुछ सेस वसूलेंगे और इस सेस को नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने में यूज करेंगे। अब पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट का पार्ट है, वेयर नेशनल डिफेंस यूनियन लिस्ट का पार्ट है। अब इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है कि कितना पैसा किसके पास जाएगा। अब यहां पे सरकार ने इसको प्रपोज करते हुए ये कहा कि भाई 70 से 80% तक जो हमारी वेपन रिक्वायरमेंट है हम उसको तो फुलफिल कर लेते हैं, बट 20 से 30% रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं कर पाते। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात ये आती है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमें ये समझ में आ गया कि मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी आज की डेट में फ्रीक्वेंट अपग्रेड डिमांड करती है और हर साल हम अपने बजट को इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि हमारी और भी कॉम्पिटिटिंग डिमांड्स है, जैसे एजुकेशन हो सकती है, हेल्थ केयर हो सकती है या और भी बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं जो सोशो कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो कहते हैं कि भाई डिमांड ये है कि वैसे तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का एक अलग से फंड क्रिएट किया जाएगा एंड साथ के साथ हेल्थ इश्यूज को भी एड्रेस करने के लिए यहाँ पे फोकस किया जाएगा। अब यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक आप सेस लेके आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं टारगेटेड टैक्सेशन में आता है और ये एक इनोवेटिव तरीका है। बट पब्लिक हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो टैक्स है उसको तो जस्टिफाई करता है कि पान मसाला कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली आपकी बीमारियों के अंदर, तो उसको उसके प्रोसीड को आप इसमें यूज कर सकते हैं। बट ये इसके अंदर यूज करना बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं रहेगा। एक बात ये भी कही जाती है कि भाई नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिएगा। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट सेस के ऊपर आप लगा रहे हैं, मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर आप सेस इंपोज कर रहे हैं, तो ये एक इनोवेटिव तरीका है बट इससे बहुत ज्यादा पैसा नहीं आने वाला। बहुत एक नैरो रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट होगा और आपको बहुत बड़े पैसों की जरूरत होगी यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं चेंज करने के लिए। अब एथिकल डायलेमा ये है कि भाई एक ये हार्मफुल प्रोडक्ट है, पोल्यूटर टू पे प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, बट कहीं ना कहीं क्या हमें उन जो पब्लिक फिगर है जो इसकी एड्स वगैरह करते हैं क्या उनके ऊपर भी यहाँ पे कुछ आप ये कह सकते हो रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है। मोर ओवर कहीं ना कहीं इसमें मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सेस का रेवेन्यू सेंटर स्टेट में कैसे डिवाइड होगा, इसका एक आपको फॉर्मूला क्रिएट करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं डिफेंस के लिए कुछ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ रेगुलेशन के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, खासकर ये जो पान मसाला है इसको कैसे आप रोक सकें इसके स्प्रेड को। एंड इन एडिशन टू दिस आप एथिकल एडवाइजरी भी यहाँ पे शोकेस करें कि भाई
जो ये पान मसाला है, लेट्स से कोई अगर इसकी ऐड करता है तो क्या उसके ऊपर भी कुछ टैक्सेस या कुछ चीजें इंपोज की जा सकती है, या कंपनीज को एड्स को रन करने के लिए कैसे रोका जा सके उसके ऊपर। तो आइए अब बात करते हैं रेपो रेट कट के बारे में। देखो रेपो रेट क्या होता है, जहां पे आप कहते हो कि जो बैंक है, एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, वो बोरो करता है मनी आपके सेंट्रल बैंक से। ये वो रेट है जिसपे आरबीआई लेंड करती है शॉर्ट टर्म मनी किसी भी कमर्शियल बैंक को। हाँ, ये बात सच है कि भाई रेपो रेट आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई और 3 गवर्नमेंट की तरफ से, एंड डिसीजन मेजॉरिटी बेसिस पे रखा जाता है, एंड गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है। इनको ये कहा गया कि भाई आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन 2% की टॉलरेंस लिमिट के अंदर रखनी है, मतलब 4% प्लस माइनस 2%। तो जीडीपी इसमें अच्छी आपकी पिक करती है, मतलब ग्रोथ रेट आपका ठीक ठाक रहता है, इन्फ्लेशन होना भी चाहिए एक इकोनॉमी के अंदर। बट कहते हैं कि अभी जो हमारी इकोनॉमी है एक रेयर गोल्डीलॉक्स जोन में है, जहां पे आपकी इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है और ग्रोथ भी काफी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो इसी बात पे खुश होकर आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25 से कम कर दिया है। अब कहते हैं कि इससे कहीं ना कहीं कंजम्पशन को बूस्ट करने का हमारा फोकस है, यानी ग्रोथ सपोर्टिव अकोमोडेशन आपको देखने को मिली है। अब चूंकि प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट आपका 3.9% के आसपास है, जो कि इस रेंज में आ जाता है 2 to 6% के बीच में, तो ये अच्छी बात है। एंड कहा जाता है कि भाई ग्रोथ रेट हमारा अभी जो हम 6.8% एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 7.3% के आसपास जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये भी है कि रुपी बहुत तेजी से डेप्रिशिएट हो रहा है, 90 के लेवल पे पहुंच चुका है। तो कहते हैं अभी उसके लिए कुछ टारगेटिंग नहीं की गई है, एक्सचेंज रेट आपका मार्केट बेस्ड ड्रिवन ही रहेगा, एंड कहीं ना कहीं ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू हम यहां पे मनी इन्फ्यूज कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, एंड साथ के साथ यहां पे बाय एंड सेल स्वैप को भी हम इंपोज कर रहे हैं 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास, ताकि जो कंट्री है, कंट्री के अंदर डॉलर्स की सप्लाई हम इंक्रीज करें। डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होगी तो डिमांड अपने आप कम होगी, और डिमांड कम होगी तो इससे कहीं ना कहीं जो रुपए की वैल्यू जो डेप्रिशिएट कर रही है वो थोड़ा ठीक लेवल पे मेंटेन हो सके। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस आउट करते हैं, जहां पे हम टारगेट करते हैं कि भाई इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में रहे। तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये हमें कि हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज कर सकें। यहाँ पे आप कह सकते हो कि आरबीआई का फोकस रहता है कि इन्फ्लेशन के टारगेट को अपने अचीव करना, बट साथ के साथ यहाँ पे ये कट ये सिग्नल दे रहा है कि भी आगे आने वाले समय में मार्केट को हम ये चाहते हैं कि एक सिग्नल दें कि जिससे बूस्ट हो कंजम्पशन। देन रुपी का वीक होना कहीं ना कहीं इंडिया की एक्सटर्नल वर्नेबिलिटी को शोकेस करता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी एक्सेसिव वॉल्टिलिटी रुपी के अंदर रिड्यूस करनी पड़ेगी, इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होता है। एंड अभी हमें जरूरत है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं तो ईएमआई बोरोइंग कॉस्ट इसको कम कर सके। अगर ये कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी बेटर परफॉर्म करेगी। कुछ हमारे स्ट्रक्चरल कंसर्न है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर हम बात करें कि कमेटी ने इस बात पे बात की है कि ऑयल डॉलर की स्ट्रेंथनिंग होना, जो पॉलिटिकल टेंशन, ये कहीं ना कहीं हमारे को और ज़्यादा स्पेस नहीं दे रही है कि हम और ज़्यादा रुपये को ईज कर सकें। तो फ्यूचर में क्या आप ये कह सकते हो स्टांस रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको आर्टिकल्स अच्छे लगे हों। धन्यवाद।